हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी चैप्टर को हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस चैप्टर का लास्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हमें एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के लिए आपको उसका नेचर बताना है। तो ये कुछ रिएक्शन आपके सामने गिवन है, तो क्लासिफाई एज कि क्या ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, या ये फिर एक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपकी रिएक्शन है उसको आप ध्यान से देखो। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक एल्काइल आयोडाइड नजर आ रहा है। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं लेट्स से, ताकि ज्यादा बेटर देख सको आप लोग। राइट, तो ये ठीक है, ये रहा कलर। सो दिस इज CH3CH2I, दो कार्बन की चेन जिसके ऊपर आयोडीन लगा है, उसको हमने ट्रीट किया हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वस चीज को देखना। उसके बाद में इससे जो आपको कंपाउंड मिलता है एज अ प्रोडक्ट, वो क्या मिल रहा है, एक अल्कोहल और साथ में रिलीज हो गया पोटेशियम आयोडाइड। राइट। तो हम यहाँ पे अगर मोटे मोटे तौर पे देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आयोडीन है जो कि OH से जाके रिप्लेस हो गया। ठीक है, यही तो हो रहा है। अब इस बेसिस पे हमें पहचानना है कि ये किस तरह की रिएक्शन है। तो इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि किस तरह का रिएक्शन है, सबसे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये बाकी सारी जो रिएक्शन है ये किस तरह की होती हैं, इनमें बेसिकली होता क्या है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 रिएक्शंस लिख रखी है और इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। ये है मेरी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर हम ब्रोमीन को यूज करते हैं, लेट्स से इन एक्सेस या फिर किसी भी तरह के सॉल्वेंट में, पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। होगा क्या कि जो ब्रोमीन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा Br+। ठीक है, अब जो Br+ है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को जो कि H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ब्रोमीन प्लस जाके जुड़ गया। अब कई बार क्या होता है कि यही जो रिएक्शन है ना, ये आपकी किसी रिएजेंट के प्रेजेंस, किसी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के प्रेजेंस में हो सकती है। कि मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगा रखा होता, ठीक है, तो आपको दो तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते। OH तो होता ही होता, और दो तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी, बट यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, दोनों ही पोजीशंस पे आपको ब्रोमो ग्रुप देखने को मिल सकते थे। ये ब्रोमो ग्रुप जो यहाँ पे लगा, ये Br- नहीं है, ये Br+ है। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जो कि H+ की फॉर्म में बाहर निकला, उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया Br+ में। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। तो एक H+ निकला और H+ की जगह पे कौन आके जुड़ गया, Br+। अगर ये 2 सेकंड पोजीशन पे लगता है तो आप इसको ऑर्थो प्रोडक्ट कहते हो, और अगर ये 4th पोजीशन पे लगता है OH के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4, तो आप इसको पैरा प्रोडक्ट कहते हो। और पैरा प्रोडक्ट हमेशा ही एक मेजर प्रोडक्ट होता है। ये सभी रिएक्शंस आप आगे आने वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनमें वैसे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। राइट। अब नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आप ब्रोमीन जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर एक OH से। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आप भी जानते हो कि काइनेटिक कंपाउंड है, तो इसमें पोटेशियम पे होगा प्लस चार्ज और OH पे होगा माइनस चार्ज। सही बात है। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका OH- है वो इस कार्बन पे, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, क्योंकि वो एक ब्रोमीन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, जो कि ब्रोमीन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये कार्बन। तो OH- जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहां से Br- की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसको रिप्लेस कौन कर लेगा, OH-। तो क्योंकि OH- और Br ये सब क्या है, ये एक तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो ब्रोमीन माइनस है उसको OH- ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में एक हाइड्रोजन और लगा था। जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कोहलिक फॉर्म का है उसको यूज किया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। तो बेस क्या करता है, ये हमेशा ही हाइड्रोजन को अपने
पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये बेस जो है H+ को ले जाएगा अपने साथ। अब क्योंकि H+ को लेकर गया तो पीछे से ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और OH- यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस मॉलिक्यूल से मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया। बाहर निकला है ना, एक कंपाउंड के अंदर कुछ कमी आ रही है, एक हाइड्रोजन और OH निकल गया वाटर की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया ये। क्लियर? सिंपल है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो? ऑलरेडी हमारे पास एक एल्कीन है, जब हमने उसको वाटर से हाइड्रेट किया एक एसिड की प्रेजेंस में, तो हुआ क्या कि जो वाटर है उसका H+ और OH- जाके जुड़ गए इन रेस्पेक्टिव पोजिशंस पे और डबल बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पे एक तरफ तो हाइड्रोजन आ गया और एक तरफ OH आ गया, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया क्योंकि एक हाइड्रोजन और OH का एडिशन हो रहा है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो रिएक्शन हमें गिवन है वो किस तरह की रिएक्शन होगी। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले उस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो आपको गिवन है एक इथाइल आयोडाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में, उसके साथ में रिएक्शन है। ठीक है, इथाइल आयोडाइड, तो रुको एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका CH3CH2I प्लस कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में गिवन है आपको। और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हम देख रहे हैं CH3CH2I की जगह पे OH आके जुड़ गया और साथ में बन गया पोटेशियम आयोडाइड। सही बात है। अब यहाँ पे जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो क्या, कि यहाँ पे एक I था जिसकी जगह पे अब OH आ चुका है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH- सप्लाई करेगा। OH- ही क्यों? क्योंकि पोटेशियम एक मेटल है तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, OH के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब ये जो कार्बन है आपका जो कि आयोडीन के साथ प्रेजेंट है, ये पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि आयोडीन एक हेलोजन है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होगी, तो उस पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि आयोडीन जो होता है ना एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो बहुत इजीली I- की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जो आपने बेस ले रखा है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो होगा क्या कि ये जो OH- है ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा और यहाँ से आयोडीन आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये एक तरह का रिएक्शन हो रहा है जिसको आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल जो कि I- था उसको रिप्लेस किसने कर दिया? OH- से। तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका? न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि आयोडीन और OH- दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इनके पास, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं और उस जगह पे अटैक करते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। राइट? तो इस तरह से जो हमारा ये रिएक्शन, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? nucleophilic substitution reaction. So the answer would be B, nucleophilic substitution reaction. और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशंस फॉर दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है काफी अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। हर एक एक टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस और डिटेल्ड सोल्यूशंस देखे हैं ताकि कोई भी छोटा सा भी कॉन्सेप्ट आपका रह ना जाए। राइट? तो बस यहीं पे अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी, बट स्टिल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है हर एक उस बच्चे तक पहुंच सके जो कि या तो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर उसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। So with this message, let me end the session. Thank you so much. Take care. Goodbye.